बलरामपुर चीनी बताती है अपनी योजनाओं के बारे में। इंटरेस्टिंग है दीप, बायोप्लास्टिक्स बनाने वाली पहली शुगर कंपनी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। यानी कि जो भी पैकेजिंग में बॉटल्स वगैरह में जो आप प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होते देखते हैं उसकी जगह शायद ये काम करता हुआ दिखे। चलिए बढ़िया है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस बीच आइए हमारे साथ बाजार के दो जाने माने दिग्गज जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। वक्त है SPL मिड कैप स्टॉक्स का। स्वागत किया जाएगा हेमांग जानी साहब का, स्वागत किया जाएगा मेहुल कोठारी साहब का। गुड मॉर्निंग हेमांग सर, शुरुआत आप करें, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, पैनल मेंबर्स और व्यूअर्स, मेरा जो पहला SPL मिड कैप का पिक है वो फार्मा सेक्टर से। हालांकि आज फार्मा सेक्टर के अंदर हम थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं, पर ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपनी ग्लैक्सो फार्मा। इसका प्राइस टारगेट रहेगा 2350, 2350। तो ये कंपनी एक इनोवेटिव वैक्सीन और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है और 3 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर काफी अच्छा लॉन्च के बाद रिस्पांस मिला है, शिंग्रिक्स, न्यूकाला और ट्रेलेजी। और उसके अलावा कंपनी ने नए नए जो प्रोडक्ट्स के अंदर कैपेसिटी बिल्ड किए हैं, उसका जो इंडियन मार्केट के अंदर जो डेटा है वो दिखाता है कि उनकी ग्रोथ इंडस्ट्री के ग्रोथ से काफी अच्छी है। टेक्निकली भी ये स्टॉक का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा है। हमें लगता है कि यहाँ से एक 18 से 20% का अपसाइड ये कंपनी ले सकती है। ओके, तो 18 से 20% की अपसाइड दिख रही है हेमांग सर को 2350 के टारगेट के लिए। GSK फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, यहाँ पर करें आप खरीदारी, ये राय आ रही है आपके लिए। मेहुल जी मॉर्निंग सर, बताएं आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो है CG पावर। 465 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 425 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। अपसाइड टारगेट रहेगा 545 का। पहला एक डिस्क्लेमर है, हमने इस पर क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट भी निकाली थी पिछले 1-2 हफ्ते पहले। काफी महीनों से स्टॉक कंसोलिडेशन में था एंड अब रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने मिला है विद डिसेंट वॉल्यूम्स। पैटर्न की बात करें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा ब्रेकआउट आया है, प्लस ट्रेंडलाइन सपोर्ट से स्टॉक घूमा है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी CG पावर में फॉर टारगेट ऑफ 545। ओके, तो ये है आपके लिए CG पावर। 545 का टारगेट इस पर निकल कर आ रहा है। यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड मेहुल जी को इस काउंटर पर दिख भी रही है, रखेंगे इस पर नजर है हमारी 10 की कमाई के कुछ आइडियाज पर। आइए बंसल जी से ली जाए उनके 10 की कमाई का स्टॉक। बंसल जी बताएं सर। दीपांशु, 10 की कमाई का स्टॉक है KPR मिल्स। टेक्निकली पैटर्न बढ़िया है और टेक्निकली देखें तो इस वीक मार्केट के अंदर जहाँ निफ्टी गिर रहा है, यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग के क्लियर साइंस हैं। और जिस तरीके का अगर छोटा सा देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 73.8% की, जीरो प्लेजिंग है। म्यूचुअल फंड 15% होल्ड करते हैं, FIs 4% होल्ड करते हैं, तो टोटल 92% हो गया। फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो ऐसे वातावरण में जब मार्केट में वीकनेस हो, कभी नीचे के स्तरों पर मिल जाए तो इसको बाय एंड होल्ड करें फॉर अ टारगेट ऑफ 925। 3 से 4 महीने का नजरिया बना के KPR मिल में 925 के लक्ष्य के लिए निवेश की राय है। 925 के टारगेट के लिए KPR मिल्स में निवेश की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है बंसल जी की तरफ से। स्टॉक्स में आज आपको थोड़ा एक्शन बन रहा है, बट और वीकनेस बाजार में आ रही है। 21,900 का लेवल बाजार ने तोड़ा है, 21,875 पर अब आपके लिए निफ्टी आते हुए दिख रहा है। फ्रेश डेज लो आपने अभी अभी बनाया है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, सो हम कह भी रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है। जिस तरह से कच्चे तेल के भाव ऊपर गए हैं, BPCL अब आपका टॉप लूजर है निफ्टी का, 3.5% के कट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। एक बार वागला साहब से इस चार्ट पर चेक लेना है। वागला साहब देखें सर, BPCL शार्प फॉल इस समय दिख रहा है सर। दीपांशु, बिल्कुल। एक्चुअली इसमें BPCL में 2 या 3 दिन पहले जब 595 का जो स्विंग लो ब्रेक किया है, वहां से उसका ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी एट 563 डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि 550 का सपोर्ट शायद ये ब्रेक ना करे। बट लॉन्ग करने का या लेने का कोई सवाल नहीं है, बॉटम फिशिंग ना करे, क्योंकि 550 अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये 500 तक भी नीचे जा सकता है। ओके, तो 500 के भी नीचे जा सकता है, यानी कि बड़ी अपसाइड वागले साहब को यहाँ से दिख रही है। 10-12% की गिरावट के लिए तैयार हो रहा है BPCL, जिस तरह से इस समय प्रेशर बनते हुए दिखाया। इनफैक्ट वागले साहब की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी आ रही है, बिगुल वागले का बंडर।
बताएं वाकई साहब। दीपांशु, हालांकि मार्केट ट्रेंड थोड़ा डाउन है और थोड़ा सा डाउन मूव कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन मैं एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहता हूँ। एक स्टॉक मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वो है भारती एयरटेल। 1235 1236 का करंट भाव है, मुझे लगता है 1220 के स्टॉप लॉस से ये लेना चाहिए। ये पोजिशनल व्यू है, 1 से 2 दिन में भी, आउटर साइड 3 दिन। 1260 तक का मुझे अपसाइड दिख रहा है, जो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आना चाहिए। ओके तो यह है आपके लिए भारती एयरटेल। बाजार डेज लो पर है, बट भारती एयरटेल में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। डेज हाई पर ये काउंटर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, तो इस पर रखेंगे नजर। नजर एक दो और काउंटर्स पर है जहां पर थोड़ा डिसेंट एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस, इस पर भी एक मूव आ रही है, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले एक्टिव भी हुआ है। जय, एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट देखेंगे। आज वैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स कुछ करने के मूड में नहीं है, बट बजाज फाइनेंस में एक मूव आई थी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल सही दीपेन, आज मैं कहूंगा कि फ्री निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये देखने लायक रहेगा कि इसमें कैसा मूव आता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि अगर बजाज फाइनेंस में ऊपर की तरफ 6600 के लेवल्स निकलते हैं, वहां तक तो जा सकता है आज के दिन, और 50 रुपए का मूव आ सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव में। अगर वो 66 के लेवल्स अगर निकालता है, then it may head towards 6800 which can help Fin Nifty as well. के तो ये है राय आपके लिए बजाज फाइनेंस पर। आइए बढ़ते थोड़ा और आगे, और वक्त एक और न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का। मुलाकात करते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज से। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 1994 में शुरू हुई है दिग्गज फिनटेक कंपनी। रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का कारोबार करती है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेनियल्स को ट्रेडिंग का अलग अनुभव देने का लक्ष्य कंपनी का, और ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट में पूरे मार्केट का 5% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये रखते हैं, और ब्रोकिंग में लगभग 29,000 और एनबीएफसी में 58,000 से ज़्यादा क्लाइंट कंपनी के पास हैं, और 3200 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड एक्टिव कस्टमर्स भी हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के सीईओ सचिन गुप्ता साहब। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज हमने आपको आमंत्रित किया है उस खबर को लेकर जिसमें ये कहा गया है कि सिल्वर लीफ नाम की कंपनी का आपने एक्विजिशन किया है। ज़रा समझाएं सबसे पहले तो ये कि ये सिल्वर लीफ ये कंपनी क्या करती है, और ये एक्विजिशन करने के पीछे शेयर इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, मैं बड़े प्राउड से ये बात बताना चाहता हूँ, लास्ट 2.5 साल में शेयर इंडिया की ये 3rd टेक कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक एक्विजिशन है। और इससे पहले हमने यूट्रेड और एल्गोबार में भी हमने 2.5 साल पहले स्टेक लिया था। सिल्वर लीफ सर बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, और जो इसके प्रमोटर्स हैं आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाइज हैं, और 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके प्रमोटर्स को। और सिल्वर लीफ एक्सपर्टीज है लो लेटेंसी ट्रेडिंग में और क्वांट और स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर। सर, शेयर इंडिया का एक गोल रहा है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का ही रोल रहने वाला है, और हम लोग को कंटिन्यू एक टारगेट है कि नया इनोवेशन करते रहें और नए फील्ड के अंदर कंपनी को लेके जाएं, ताकि सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हमें हेल्प करे। एक विजन था सर हमारे बोर्ड का कि हमें आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने पैर जमाने हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रो करना है। और जैसे हम सब जानते हैं, गिफ्ट सिटी एक बहुत नया एवेन्यू निकल के आया है बिजनेस का। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पुश है, अच्छा सपोर्ट है, और सिल्वर लीफ हमें एक आइकनिक कंपनी बनेगी हमारी गिफ्ट सिटी के अंदर और इंटरनेशनल गोल्स को अचीव करने में। तो इसीलिए सिल्वर लीफ का इसी सोच के साथ एक्वायर किया गया सर, और ये कंप्लीट मर्जर है उसी सोच से। तो सचिन जी, पहले ये बताएं कि एक आप ये कह रहे हैं कि ये सिल्वर लीफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना बिजनेस जमाने में मदद मिलेगी। इंडियन मार्केट के मुकाबले में ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए एक्विजिशन आपका, राइट? सर दोनों के लिए है। इंडियन मार्केट्स के अंदर भी इन लोग को 13 साल का एक्सपीरियंस है, और जिस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं मैथमेटिकल ट्रेडिंग के ऊपर, उसमें अभी तक शेयर इंडिया का कोई भी एक्सपोजर नहीं है। तो लेकिन इनकी जो स्किल सेट है, इनका जो टेक स्टैक है, उसको हम लोग यूज करेंगे बाहर की मार्केट्स में भी अपने हाथ ट्राई करें। जैसे थाईलैंड का मार्केट हमारे लिए है, साउथ कोरिया का मार्केट हम ट्राई करेंगे, ब्राजील बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हमारे पास सोर्सेज थे, बट टेक स्टैक हमारे पास लैक था। तो सिल्वर लीफ के आने से इंडियन मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स विद गिफ्ट सिटी, ये सारे मार्केट्स को कवर करने का हमारा अगले 3 साल का लक्ष्य रहेगा सर। अच्छा सचिन जी, ये भी बताएं कि
इस कंपनी को अक्वायर के करने के पीछे पर्पस ज़्यादा क्या है? एक तो ये होता है कि आपको ढेर सारे क्लाइंट्स मिले और दूसरी तरफ एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी मिले, तो आपने क्या ज़्यादा देखकर इसे एक्वायर किया है? सर इनको एक्वायर किया गया एक्सपर्टाइज और इनकी टेक स्टैक को देख के, और कोशिश यही है जैसे मैंने बताया सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में नॉन कोर जगह से भी हमारे रेवेन्यूज को मेंटेन रखना, ताकि मार्केट में कोई भी इवेंचुअलिटी आए तो शेयर इंडिया शुड बी द कंपनी जिसके पास सस्टेनेबल रेवेन्यूज अलग अलग सेगमेंट्स होने चाहिए। इसी सोच के साथ इनको एक्वायर किया गया सर। ये बताएं कि कितना निवेश आप कर रहे हैं सिल्वर लीफ में, अगर या फिर अगर शेयर स्वैप डील है तो किस तरह का रेशियो, मतलब आपने वैल्यू कितना किया है इस कंपनी को, और आगे इसमें किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आपको नजर आता है? सर सिल्वर लीफ के अंदर जो है ये थ्रू आउट इक्विटी डील है, एक टोटल इक्विटी स्वैप है, और शेयर इंडिया के 100 शेयर्स के पीछे एक शेयर सिल्वर लीफ का है, और 145 करोड़ का वैल्यूएशन इनको टोटल कंपनी की तरफ से दिया गया है सर। 145 करोड़ का आपने वैल्यूएशन रखा है सिल्वर लीफ का, और किस तरह की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन, कुछ अगर आपने कैलकुलेशन की हो 2-3 साल में, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है इस एक्विजिशन से? सर 3 साल के अंदर हम लोग जो ग्रॉस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम 150 करोड़ का टारगेट है हमारा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट से। तो 150 करोड़ मिनिमम रेवेन्यू हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस कंपनी से नेक्स्ट 3 साल में सर। इंटरनेशनल मार्केट को लेकर किया है, जरा एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में एग्जैक्टली किस तरह का कामकाज शेयर इंडिया करना चाहता है? सर हम लोग का विजन है कि जिस तरह से आज इंडिया में जो मार्केट बहुत मैच्योर हो गया, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल अच्छा पार्टिसिपेंट है, एचएफटी ट्रेडर्स हैं, एल्गो ट्रेडर्स हैं, सब हैं। इसी तरह बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो अभी उतनी मैच्योर नहीं है जैसे कि इंडिया है। तो हम उन सब मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि अभी मैच्योर हो रही हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। तो हमें लगता है जो कि टेक नॉलेज हमारे पास है और ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज हमारे पास है, फ्यूचर ट्रेडिंग की नॉलेज हमारे पास है, इनको हम अगर डिफरेंट मार्केट्स में एक्सप्लोर करें तो शायद हमें इंडिया से हटके थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी मिल सकता है, और हम अपनी इस नॉलेज को वहां पर लीवरेज कर सकते हैं फॉर द बेटर रिटर्न्स। आपने थोड़े समय पहले यूट्रेड एल्गो का भी आपने एक्विजिशन किया था, और आपने कहा था कि भाई हम रिटेल के लिए किस तरह से ये प्रोडक्ट हो सकता है अगर कोई रिटेल ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहे। कैसा रेस्पॉन्स वहाँ मिला है, किस तरह के वॉल्यूम्स आ रहे हैं? सर ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें तो पूरा शेयर इंडिया एक तरफ एकजुट होकर मेहनत कर रहा है और बड़ा अच्छा रिस्पांस इसमें आ रहा है, और रिटेलर्स को फर्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि उनको एम्पावर कर रहा है अपनी खुद की ट्रेडिंग एक लो लेटेंसी प्रोडक्ट पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करने के लिए। ये सबसे बड़ा इनोवेशन मैं मानता हूँ आज तक की हमारी हिस्ट्री में रहा है। और जहां तक रिस्पांस की बात है सर, बड़ा अच्छा रिस्पांस है। ऑलरेडी एक गुड सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ चुका है, बट क्योंकि ये एक थीम बेस्ड प्रोडक्ट है, इट इज नॉट लाइक कि हमने उनको किसी को प्रोडक्ट दे दिया और वो कल से चालू हो गया। इसके पीछे प्रॉपर उनको एजुकेट करना पड़ता है, नॉलेज देनी पड़ती है, और हमारी पूरी टीम इसमें एकजुट हुई हुई है। और जितने भी यूजर्स अभी हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, उनके वर्ड ऑफ माउथ से भी अच्छा फैल रहा है। और आने वाले 1 साल में हम लोग काफी सारे एजुकेटिव प्लान्स अपने कस्टमर्स के लिए चलाने लगे हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिलेगी इस प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करने के लिए। बट जो भी यूजर्स अभी हैं सर, उनका बड़ा अच्छा फीडबैक है, और कंटिन्यूसली यूट्रेड के माध्यम से हम लोग इसमें नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने इसको एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप पे भी लॉन्च कर दिया है। अब आप अपने गाड़ी में अपने मोबाइल फोन से भी अपने एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें तो आने वाले 2-3 साल में सबसे बड़ा प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि शेयर इंडिया की तरफ से रहना चाहिए। गाड़ी से भी ट्रेड करने की, एल्गो ट्रेडिंग की, क्या बात है, टेक्नोलॉजी के सारे। अच्छा सर जी, एक चीज़ बताइए कि अभी तो आजकल NSE के साथ साथ BSE में भी वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्या उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है? आज दोनों एक्सचेंजेस पे एक साथ F&O ट्रेड्स बढ़ने का, ऑप्शन ट्रेड बढ़ने का कुछ फ़ायदा है? 100% सर। देखिए सर, ये इनोवेशन चलता रहना चाहिए। जैसे कि BSE आया, फ्राइडे को एक्सपायरी आई, तो लोगों को पहले फ्राइडे को उतना बिजनेस नहीं मिलता था। BSE के आने से वहां पे भी लोगों का एक अच्छा बिजनेस निकला, कैपिटल यूटिलाइजेशन बेटर हुआ, और BSE के आने से पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। तो इसका बेनिफिट NSE BSE दोनों को ही हुआ है, ओवरऑल मार्केट को बहुत बेनिफिट हुआ इसका। NSE ने मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी आया, फिन कैप का ट्यूसडे को, तो बेसिकली आज हमारे पास हर रोज एक एक्सपायरी है, जिससे कि जो वायदा कारोबार में काम करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको काफी फायदा हुआ है। और ये इनोवेशंस दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से जो चल रही हैं, हमें लगता है आने वाले टाइम में बहुत फ्रूटफुल रहेंगी और सबको इसका फायदा मिलेगा सर।
कि ये थोड़ा सा पिछले महीने 1.5 महीने से थोड़े से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा खासा करेक्शन आया। क्या डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स थोड़े से कम हुए हैं? क्या उस लिहाज से इस तिमाही के नतीजे थोड़े से दबाव में हो सकते हैं, या ऑप्शंस के ट्रेड्स में कहीं कोई कमी नहीं है? सर ऑप्शंस के ट्रेड में कहीं कोई कमी नहीं है। जो ट्रेडर्स जो हमारा मानना यह है कि इंडिया में अब जो ट्रेडर है वो काफी मेच्योर हैं, इन्वेस्टर हैं, बड़े मेच्योर हैं। पहले हम बरसाती मेंढक बोलते थे, आए लॉस हुआ चले गए। अब की बार ट्रेडर्स वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड है, थैंक्स टू ऑल द एफर्ट्स बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और ये इसका वॉल्यूम पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ ही रहे हैं। और शॉर्ट टर्म पेन है सर, वो वॉलेटिलिटी है, इलेक्शन तक, इलेक्शन ईयर है ये, तो वॉलेटिलिटी इनविटेबल है, कोई सरप्राइज नहीं है हम सबको। और हमें लगता है आने वाले टाइम में द वे गवर्नमेंट इज वर्किंग, अगर मोदी जी ने कहा 6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 5 साल में बनाएंगे, तो हमें लगता है वाकई बनाएंगे। तो इसका मेजर बेनिफिट स्टॉक मार्केट को रहेगा, इसके पार्टिसिपेंट्स को रहेगा। तो हमारे जैसी जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं ब्रोकिंग एंटिटी में, हम सबको इसका रब ऑफ इफेक्ट मिलने वाला है सर। ठीक बात है, तो उम्मीद करें कि आने वाला समय और बेहतर हो। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एक्विजिशन के लिए, आपको बधाई भी और शुक्रिया हमें समय देने के लिए और अपनी योजनाओं पर आगे विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी के सहारे मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का बिजनेस हासिल करने की कोशिश सिल्वर लीफ के एक्विजिशन के साथ इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल मार्केट्स पर और गिफ्ट सिटी के जरिए दुनिया भर के बाजारों से बिजनेस लाने की कोशिश, एक बड़ा एक्विजिशन 140 करोड़ का बड़ा 150 करोड़ के वैल्यूएशन वाला कंपनी ने किया है। यू ट्रेड के बाद दूसरा, और यू ट्रेड जो दूसरा इनका प्रोडक्ट है जिससे रिटेल एल्गो में काफ़ी बड़ा बिजनेस करने की वो उम्मीद रखते हैं। आइए बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ है हेमांग जानी साहब। जरा एक बार उनसे पोजिशनल पिक का वक्त है। बताएं सर, जीएसके फार्मा के बाद क्या है आपको पसंद? पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने चुना है मेटल कंपनी श्याम मेटालिक्स। प्राइस टारगेट रहेगा 690। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी है, ज्यादातर प्रेजेंस उसकी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है, और नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर वो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और रिसेंटली कलर कोटेड स्टील, पिग आयरन, ये सब में भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका रेवेन्यू में ये रिफ्लेक्ट होगा अगले क्वार्टर्स के अंदर। और थोड़ा सा चाइना के अंदर जो रिसेंट डेटा आए थे उसके बाद स्टील कंपनीज में हमने एक अच्छा पुल बैक देखा था, जैसे टाटा स्टील, एनएमडीसी वगैरह। तो हमें लगता है कि श्याम मेटालिक्स में भी एक अच्छा सा पुल बैक आना चाहिए, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी उसका थोड़ा पॉजिटिव है। तो 690 के टारगेट के लिए पोजिशनल पिक रहेगा श्याम मेटालिक्स। ओके, तो ये राय है आपके लिए श्याम मेटालिक्स में खरीदारी करने की राय। आइए मेहुल जी से भी जानते हैं सीजी पावर के बाद क्या है उनको पसंद। बताएं मेहुल जी। अनिल जी, पोजीशन पिक जो है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 370 का स्टॉप लॉस हमें लगाना है। अपसाइड टारगेट रहेगा 455 का। जैन मंथ में भी हमने इस काउंटर कवर किया था अराउंड 390, और उसका टारगेट अराउंड 423 था, वो आ गया था। अब ये फिर से ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है स्टॉक ने, 200 डेमा को रीटेस्ट करके घुमा है ये स्टॉक। रीसेंट हाई ऑफ 454 को फिर से ये क्रॉस कर सकता है, सो खरीदारी की सलाह रहेगी सुप्रजीत इंजीनियरिंग में। टारगेट रहेगा 455। 455 के टारगेट के लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग यहां पर करें खरीदारी, मेहुल जी की पसंद। आइए ऐसी कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स भी लेने हैं, एक और खास मैनेजमेंट से बात करनी है। आज बिजी डे है हमारा न्यूज़ पर व्यूज के लिए, तो उससे पहले एक जल्दी से क्विक ब्रेक ले लिया जाए, जल्द लौटेंगे। न्यूज़ पर व्यूज में आप सबका स्वागत है, और आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी एक नई कंपनी से जिसकी लिस्टिंग हुई है आज। जी हाँ, पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, ये कंपनी आज लिस्ट हुई है। इशू प्राइस 295 रुपये। इशू सब्सक्राइब हुआ करीबन 1.25 गुना। रिटेल कैटेगरी में 1 गुना, HNI कैटेगरी में आधा गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, और QIB कैटेगरी में 2 गुना, लेकिन एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में 7 गुना से ज़्यादा, लगभग 8 गुना ये इशू बढ़ता हुआ दिखा है। और लिस्टिंग थोड़े डिस्काउंट पर होती हुई दिखी है। 295 की इशू प्राइस के मुकाबले में स्टॉक नीचे लिस्ट होता हुआ दिखा है। अब 270 के आसपास है, लगभग 25 रुपये के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। कंपनी जुलाई 1983 में बनी थी। ऑटोमोबाइल डीलरशिप का कारोबार करती है। नई पुरानी गाड़ियों की बिक्री, सर्विस, रिपेयरिंग और स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का कारोबार है। और सब्सिडीज़ के जरिए मारुति, होंडा, JLR, टाटा मोटर्स, ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके लिए कंपनी कारोबार करती है। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए। मिस्टर जॉन वर्गिस, कंपनी के CFO, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल।
वर्गीस साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा सा आपके इशू को आजकल के इशू के मुकाबले में देखें तो रेस्पॉन्स कम मिला, हालांकि आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इशू मुश्किल से 1.25 गुना भरा। क्या कहेंगे सर, क्या थोड़ा मार्केट का मूड माहौल खराब था, उसका असर पड़ा है रेस्पॉन्स कम मिलने के पीछे? धन्यवाद। Firstly, I would like to thank all the investors for reposing faith in our company. So markets sentiments I don't like to comment on. लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल्स देखा जाए, we are financially strong and will continue to grow as we move forward. अभी अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल में हम लोग का पैट year on year CAGR has grown by nearly about 25% year on year CAGR. Which of course the last 3 years actually उससे भी बढ़िया हुआ। Last 3 years प्री कोविड और पोस्ट कोविड अगर देखा जाए, हम लोग का पैट एज CAGR has nearly about over 30%। तो और फिर अगर आप अपना कॉम्पिटिटर अनदर लिस्टेड एंटिटी जिससे कंपेरेबल है लैंडमार्क कार से देखा जाए, सो द शेयर प्राइस ऑफ आवर्स और उनका देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनका जो इवन दो फॉर एग्जांपल इस साल सितंबर का फाइनेंशियल डिक्लेयर है हम लोग 40 करोड़ का पैट बनाया था। उन लोग लैंडमार्क डिड अबाउट 28 करोड़ पैट। उनका वैल्यूएशन इज अबाउट 3,000 करोड़, whereas ours post IPO was about 2,100 crores. So if you look at that, the P ratios, we are around 25 to 30, whereas theirs is more than 40 to 50. So that way there's a scope, I mean, as we move forward. एब्सोल्युटली वैल्यूएशन गैप काफ़ी है लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में। वर्गीस साहब, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आगे 1 साल से लेकर 3 साल जो भी आपने अपनी कंपनी के लिए प्लान्स बनाए हों, विजन बनाए हो कि अगले 2-3 साल में कंपनी की किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, क्या साइज हो सकती है, जरा आपके इन्वेस्टर्स को समझाएं सर। मैं आपको पिछले जैसे मैं बताया कि अगर मैं पिछले 3 साल का मैं या 4 साल का मैं बताऊँ, FY19 to FY23, इसमें अगर देखा जाए हम लोग का एक्चुअली मेन फोकस है सर्विस कंपोनेंट में। तो उसमें अगर देखा जाएगा हम लोग का सर्विस कंपोनेंट का ग्रोथ बढ़िया था, नियरली अबाउट कैगर ऑफ अबाउट 15% ग्रोथ था इन द टॉप लाइन, एंड बॉटम लाइन में अगर देखा जाए वी आर मोर देन अबाउट 25% कैगर इन द बॉटम लाइन एबिटा मार्जिन्स ऑफ सर्विस। इसके अलावा अगर आप सर्विस कंपोनेंट का खुद देखा जाए, इसका मार्जिन अगर देखा जाए तो FY19 में आपका एबिटा फॉर सर्विस वाज अबाउट 12 or 13%। अभी FY23 में इट्स गॉन अप टू 19%। सो सर्विस इज व्हाट वी वुड लाइक टू मोर फोकस ऑन। और पिछले 3-4 साल में करीबन अबाउट 80 नया सर्विस सेंटर्स हम लोग खोले हैं, जिसमें से 50 ऑर्गेनिक था और अबाउट 30 अबाउट इनऑर्गेनिक था। तो ऑल दिस विल प्ले एज वी मूव अलोंग एंड दिस विल हेल्प इन ग्रोथ। सो वन इज ऑफ कोर्स सर्विस एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड थर्ड इज स्प्रेडिंग टू अदर स्टेट्स। दीज आर दी स्ट्रेटजीज दैट वी हैव एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके वर्गीस साहब, और कितने नए शोरूम्स आप खोलने की तैयारी में हैं अगले 1 साल में, या तो सर्विस सेंटर या शोरूम्स, क्या प्लान है सर? फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए लास्ट 3 इयर्स में एवरेज ईयरली अबाउट 7 to 8 नया सर्विस सेंटर्स ऑर्गेनिकली हम लोग एस्टैब्लिश किए हैं, और इनऑर्गेनिक डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट। सो वो फॉर द लास्ट 2 years हम लोग एक्चुअली एक भारत बेंज डीलरशिप महाराष्ट्र में लिया था, उसके आगे अबाउट 2 साल पहले हम लोग एक मारुति डीलरशिप केरला में लिया था। तो एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ इनऑर्गेनिक ग्रोथ आल्सो। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। मल्टीप्लाई एज वी मूव फॉरवर्ड। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, और एक बार फिर से आपको लिस्टिंग पर और कैपिटल मार्केट में अपनी इनिंग की शुरुआत करने पर बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जॉन वर्गीस साहब बताते हुए कंपनी के CFO आगे के प्लान्स के बारे में। आइए बढ़ते आगे। 21,900 से थोड़ा सा नीचे है निफ्टी, लगभग 185 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी आज थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन है 125 पॉइंट नीचे। बढ़ते आगे, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सीमेंट सेक्टर को लेकर, और ये रिपोर्ट बेहद इंटरेस्टिंग है। सीमेंट कंपनियों के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो है वो हमें तो बतानी पड़ेगी। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा है कोटक सिक्योरिटीज़ ने, जिसने ये रिपोर्ट निकाली है, इसकी खास बातें लेकर
नूपुर हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। नूपुर बताइए सीमेंट कंपनियों पर क्या रिपोर्ट आई है कोटक की तरफ से? बिल्कुल, कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक चैनल चेक किया जहां पर उन्हें ये पता चला है कि सीमेंट कंपनीज ने फिर से एक बार अपने दामों में कटौती की है। 5वां महीना है ये जहां पे दाम जो है वो काटते हुए दिखी है कंपनीज। करीबन 7 से 8 रुपए प्रति बैग की कटौती यहाँ पे सीमेंट कंपनीज ने तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप देखेंगे तो करीबन प्राइजेस जो है वो 6% नीचे हैं। तो प्राइजेस में कटौती सीमेंट कंपनीज लगातार कर रही है और 5वां महीना है ये मार्च का जहां पे प्राइस कट होते हुए दिखे सीमेंट कंपनीज की तरफ से। साउथ और ईस्ट में सबसे ज़्यादा भाव गिरे हैं। तिमाही आधार पर देखें तो 6 से 8% तक की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। तीसरी तिमाही में मार्जिन्स देखें तो हमने देखा था कि नियर पीक लेवल पे पहुंच गए थे और तब यही कंसर्न था क्या ये मार्जिन सस्टेन होंगे, तो अब थोड़ा यहाँ पे कंसर्न आते हुए दिख रहा है। चौथी तिमाही में हो सकता है मार्जिन्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको आते हुए नजर आए क्योंकि प्राइस कट लिया है तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, रियल स्टेट सेक्टर की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है जिसका बेनिफिट कंपनीज को मिलता है। इंफ्रा का जो बूस्ट है उसकी वजह से भी सीमेंट कंपनीज को फायदा आते हुए मिलता है और इंडस्ट्री की ग्रोथ चौथी तिमाही में 7 से 8% की कोटक सिक्योरिटीज यहाँ पे लेके चल रहा है। साथ ही साथ जो लागत में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं थर्मल कोक और पेट कोक, उनकी प्राइसेस भी देखें तो 10 से 15% नीचे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उसका भी बेनिफिट कंपनीज को मिल सकता है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी हमने देखा है कि कटौती हुई है तो फ्रेट की कॉस्ट में भी जो गिरावट आएगी उसका इम्पैक्ट पहली तिमाही जो होगी FY25 की उससे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो क्वार्टर 4 में थोड़ा मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि प्राइस कट यहाँ पे कंपनीज ने लिए हैं लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो भी थोड़े कम हुए हैं तो थोड़ा सपोर्ट वहां से मिल सकता है। लेकिन क्वार्टर 3 में नियर पीक पे मार्जिन थे तो एक डेंट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। ओके, एक डेंट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। अनिल जी, एक तरह से तो अच्छी बात है, इनकी लागत कम हो रही है, इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सीमेंट्स के लिए, वो कम हो रहा है। बट दूसरी तरफ फिर वो प्राइसिंग पावर भी कंपनीज के लिए जा रही है और थोड़ा मार्जिन हिट भी आ सकता है। कैसे समझना चाहिए? प्राइस थोड़ा डेंट नहीं, ज़्यादा डेंट लगेगा। ज़्यादा डेंट है मुझे लगता है दीप ये भारी पड़ेगा एक्चुअली दक्षिण भारत की सीमेंट कंपनी के लिए, विशेषकर जिस पर ज़्यादा भारी पड़ेगा वो रैमको सीमेंट है। राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी 6% EPS में कटौती होगी, ये तो EBITDA लेवल पे प्रॉफिट करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए ऑपरेशनल लेवल पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा घटी नहीं है तो और दाम घटाने पड़ रहे हैं डिमांड की वजह से, तो इनके लिए ज़्यादा नेगेटिव है। थोड़ा नेगेटिव आप इंडिया सीमेंट के लिए भी मानकर चल सकते हैं, उनको भी फ़र्क पड़ेगा। सो ये लगातार 5 या 6 बार प्राइस कट करना, वो भी कि सामने उतनी कॉस्ट कम नहीं हो रही है Right. और ऑफटेक कम है। और दूसरा ये सागरमाला वाला प्रोजेक्ट में इनकी जो बड़ी उम्मीदें थी वो भी सब दूसरी अंबुजा और श्री सीमेंट जैसी कंपनियां लेकर जा रही है वहाँ के ऑर्डर्स भी, तो थोड़ा इनके लिए दक्षिण भारत की सीमेंट कंपनियों के लिए विशेषकर रैमको, इंडिया सीमेंट वगैरह के लिए थोड़ा मामला मुश्किल है। हाँ, इनके लिए थोड़ा टिक पाना मुश्किल होगा। जरा एक बार चार्ट पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने हाँ जय, जरा एक बार रैमको सीमेंट्स के चार्ट देखिए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, रैमको सीमेंट्स तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ही है अनिल जी, एंड कहूँगा कि थोड़ा ओवरसोल्ड है बिल्कुल, बट देन एक रिवर्सल यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 800-810 के ऊपर ही, अदरवाइज तब तक ये थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है अनिल जी वो 750 पर है। सो एज ऑफ नाउ मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी खरीदना है रैमको तो है तो 750 के आसपास, या तो 810 उसके ऊपर जाए तो ही खरीदे। 810 के ऊपर निकले तो ही खरीदे, उससे पहले खरीदने के बारे में सोचे भी ना। आइए मेहुल ठक्कर साहब हैं हमारे साथ, लेते हैं उनसे एक बार उनकी शॉर्ट टर्म पिक। मेहुल जी बताइए। अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। अभी फिलहाल 3050 के पास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदना है इसको और 3600 का टारगेट रहेगा। रिसेंटली फेब मंथ में स्टॉक में रैली आई थी 2300 से तकरीबन 3600 तक, उसके बाद एग्जैक्टली 61.8% इस रैली को रिट्रेस करके ये स्टॉक घूमा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा और एक शॉर्ट बाउंस हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। गॉडफ्रे फिलिप्स में टारगेट रहेगा 3600 रुपए का। ओके, 3600 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी गॉडफ्रे फिलिप्स में, ये रहा है आपके लिए। आइए बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय।
अनिल जी, आज ही की एक्सपायरी का फिन निफ्टी का 20,600 का कॉल खरीदे, 37-38 में मिल रहा है। हीरो जीरो मानिए इसे, 37-38 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एज अ हीरो जीरो। टारगेट सुपर मैनेजर्स के निकल के आ रहे हैं। 82 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 108 दूसरा टारगेट रहेगा। तो 82 और 108 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे फिन निफ्टी का। एट द मनी स्ट्राइक ही ऑलमोस्ट अनिल जी आप मान सकते हैं 20,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको 20,700 725 तक का मूव एटलीस्ट आज देखने मिल सकता है। तो लगभग 150 पॉइंट का 150 पॉइंट का मूव यहाँ से आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, तो फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी का 20,600 का कॉल ऑप्शन खरीदें, ऑलमोस्ट एट द मनी है, 38 रुपये के आसपास मिल जाएगा। 82 और 108 ये आपका टारगेट होगा। हीरो जीरो की तरह खरीदें, इसलिए स्टॉप लॉस आपको दिया नहीं है क्योंकि 38 पॉइंट की ही रिस्क है और आज ही की एक्सपायरी का है। इसलिए जय ने कहा कि फिन निफ्टी यानी कि यहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है। वैसे जय का आइडिया ठीक भी है क्योंकि आज कंपेरेटिवली निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम कमजोर है। और आज सुबह हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट देने आ जाएगा, तो कम से कम ज़्यादा गट नहीं रहा है, ये एक अच्छी बात है। श्याम मेटालिक्स के बाद क्या है उन्हें पसंद जानते हैं, बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में मैंने चुना है सोना क्रोमस्टार। टारगेट प्राइस रहेगा 760, लगभग 15% की अपसाइड। तो ये कंपनी के बारे में काफी लोग जानते भी होंगे कि एक ईवी कंपोनेंट्स के सप्लायर के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और ईवी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अभी शुरुआत है इंडिया में, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल अच्छा एक ट्रेंड रहेगा। और रिसेंटली जो ईवी पॉलिसी गवर्नमेंट ने जारी की है, जहाँ पे बड़ी कंपनीज भी एंटर हो सकती है, टेस्ला जैसी, उसमें भी सोना कॉमस्टार जैसी कंपनी को उसका फायदा मिल सकता है। कंपनी ने एक सोलर पावर फैसिलिटी हरियाणा भी शुरू की है। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक अच्छा स्ट्रक्चर बना चुकी है टेक्निकल लेवल पे। टारगेट प्राइस रहेगा 760। ओके, तो 760 के टारगेट के लिए सोना BLW यहाँ पर करें खरीदारी। आई थिंक कल भी ये स्टॉक रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था और अच्छी मूव रिसेंटली दिख ही रही है। बाजार का फेवरेट काउंटर भी है, ईवी पॉलिसी को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है इस स्टॉक को लेकर। तो सोना BLW यहाँ पर 760 का टारगेट आ रहा है हिमांक सर की तरफ से। वागले साहब के पास चलते हैं, उनकी तरफ से एक बिगुल भी है, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, M&M फाइनेंस को बेचना है। 260 का एक सपोर्ट इसने तोड़ा है, अभी 258, 52, 59 के बीच में है। मेरा मानना है कि ये 250 तक नीचे जा सकता है। इसके ब्रेकडाउन अगर ये चला तो ये कम से कम 7 से 8 रुपए की डाउन मूव दे सकता है, वो भी आज के दिन में। आपका स्टॉप लॉस 262 का होना चाहिए। के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी है, ये है आपके लिए M&M फाइनेंस, यहाँ पर रखनी है नजर। कुछ स्टॉक्स हैं अनिल जी जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में सेलिंग आई है। आज सुबह आप बात भी कर रहे थे OMCs की, HP, BP, IOC तीनों पर प्रेशर आपको आते हुए दिख रहा है क्योंकि हमने देखा है कच्चे तेल के दाम रिसेंटली काफी ऊपर गए हैं। फार्मा पर अब कुछ मिनटों में बिकवाली आई है। बायोकॉन अभी आपको फिसलते हुए दिखा है। TCS के साथ साथ इन्फी, विप्रो गिर रहे हैं, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स भी आपको नीचे दिख रहा है। BHEL जो कल होल्ड आउट करा था आज ये भी वीक है, और सीमेंट भी आपको कमजोर दिख रहे हैं। तो IT का बिल्कुल सहारा नहीं है, बैंक्स का सहारा नहीं है, फाइनेंशियल्स पर थोड़ा प्रेशर है, ऑयल एंड गैस पर प्रेशर है, रिलायंस गिर रहा है, उस सब का बाजार पर टोल है। इंटरग्लोब होल्ड आउट कर रहा है सर 3300 के लेवल पर। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है 1.5% ऊपर। इंटरग्लोब ने होल्ड आउट किया है सो फार एटलीस्ट। यहाँ पर सरकारी कंपनियों पर दबाव काफ़ी है और मिड कैप शेयरों पर दबाव काफ़ी है। स्मॉल कैप उतने बुरे नहीं है, अभी भी 100-125 पॉइंट ही नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लगभग 600 पॉइंट नीचे। तो आज दबाव जो है दीप लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप के बीच की कड़ी मिड कैप्स पर ज़्यादा है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स पहले 15% टॉप से करेक्ट हो चुका है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 8-1% ही करेक्ट हुआ, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये आपके लिए। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। पहले ऑटोज अनिल जी, JBM ऑटो लगभग 1400 ई बस ऑपरेट करने के लिए L1 लोएस्ट बिडर घोषित किए हैं। 8.5% का स्पाइक खबर आती है, ये स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बड़ा ऑर्डर इनकी तरफ से आ सकता है। 1400 ई बसेस ऑपरेट करने के लिए लोएस्ट बिडर है ये। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। JBM ऑटो गजब का काम कर रहा है। स्टॉक का रनअप भी एकदम ड्रीम रनअप होता हुआ दिखा है और रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। न मैं रुकूंगा न थमूंगा। दीप को जरूर मैं आराम दूंगा क्योंकि एक छोटे ब्रेक के बाद आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारी खास चीज वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। समीर अरोड़ा साहब
देश दुनिया के जाने माने फंड मैनेजर। आइए जानते हैं उनका अनुभव, किस तरह से उन्होंने वेल्थ अपने लिए, अपने निवेशकों के लिए बनाई है और क्या उनके अनुभव से हम सीख सकते हैं बाजार में सही तरह से निवेश करना। तो हमारी इस खास सीरीज वेल्थ क्रिएटर की आज हम मुलाकात करेंगे समीर अरोड़ा साहब से। छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे मिलेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले विदा लेने का वक्त है। बंसल जी धन्यवाद आपका, साथ ही जय ठक्कर साहब का भी शुक्रिया, मेहुल कोठारी साहब, बागल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। इस शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। मुझे दीप को इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आएंगे। जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.